राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी बच्चों का आज की ज्योग्राफी की क्लास में। राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं और दो जो उसके भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास में अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था भौतिक प्रदेश अरावली पढ़ा था, तो उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं लास्ट में सम अप करते करते क्लास खत्म होते होते वो रह गए थे। उनके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। अरावली प्रदेश से जो टॉपिक रहे हैं थोड़े से इम्पोर्टेंट भी हैं। अरावली प्रदेश से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है क्या? तो इसके अंदर जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, ग्रीन का मतलब हरी और वॉल का मतलब दीवार। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड किया है कि अरावली के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर के एरिया में वृक्षारोपण किया जाएगा पूरी लंबी पट्टी के रूप में। हमने अरावली प्रदेश के अंदर पढ़ा था कि अरावली की लंबाई टोटल जो है वो है 692 किलोमीटर, और उसकी पूरी लंबाई में 5-5 किलोमीटर की चौड़ाई में दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा। और वो वृक्षारोपण मैं आपको बताता हूँ, एक बार नक्शे से ही आप समझ लें। इसमें अरावली वाला जो भाग है, इस अरावली क्षेत्र के दोनों तरफ पूरी लंबाई में, राजस्थान में ये केवल 550 किलोमीटर है, लेकिन जहां से ये शुरू है, तो शुरू वाला जो बिंदु है गुजरात के अंदर, वहां से लेकर के आगे तक रायसीना हिल्स दिल्ली तक, यहाँ तक जो संपूर्ण अरावली का विस्तार है, उसके 5-5 किलोमीटर की चौड़ाई में दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा। ऐसा डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये डिसाइड किया था विश्व पर्यावरण दिवस जो आता है 5 जून को, 5 जून 2025 को ये डिसाइड किया गया। और ये घोषणा की थी भारत के अंदर जो अभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जी। उन्होंने ये घोषणा की कि अरावली के दोनों तरफ इस तरह की एक ग्रीन वॉल बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा? तो जो एक तो मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है, भाई दोनों तरफ का मतलब है अरावली के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय भाग है, तो एक तो उसका उस तरफ वाला जो विस्तार है वो रुक जाएगा। इसके अलावा वनस्पति की जो सघनता है वो बढ़ेगी, जिससे वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। और इसके अलावा जो जैव विविधता है उस क्षेत्र में, बायोडाइवर्सिटी है, जीव जंतु हैं, उनकी संख्याएं बढ़ेंगी। तो इसीलिए ये काम सोचा गया है और इसके लिए प्रेरणा ली है सहारा जो है डेजर्ट, वहां पर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये चीज चल रही है पहले से, और उसी से प्रेरणा लेते हुए अपने भारत में भी किया गया है। तो इसके बारे में हम लिख लेंगे। समझ में आपको आ गया मैप से? अरावली, उसके दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर की चौड़ाई में, और ये लगभग कितना हो गया? तो 692 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, जो लेंथ है, उसको लगभग हम डबल करेंगे। दोनों तरफ है ना भाई, एक ये हिस्से में और एक इस हिस्से में, तो लगभग ये हो गया 1400 किलोमीटर दोनों तरफ लग रही है। तो लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में ये पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो इसमें फैक्ट को एक बार लिख लेंगे हम। है क्या ये? तो इसको हम नाम से कहते हैं अग्रवा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना।
इसमें क्या है, तो इसमें एक तो हम लिखेंगे इसकी घोषणा। तो 5 जून 2025 को डॉक्टर भूपेंद्र यादव कैबिनेट में मिनिस्टर हैं जलवायु और परिवर्तन से संबंधित, डॉक्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा घोषणा। और इसमें किया क्या जाएगा, तो इसमें किया जाएगा अरावली के दोनों तरफ अरावली के दोनों तरफ लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई व 5 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तीसरा बिंदु आप इसमें लिख सकते हो, सहारा की ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु अरावली प्रदेश से संबंधित छूट गया था, जो क्या है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, जिसके अंदर क्या है, तो अरावली की संपूर्ण लंबाई में दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ताकि वहां पर वनस्पति में और सघनता हो जाए। तो ये हमारी अरावली कंप्लीट होती है। आज का हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। चार भौतिक प्रदेश हम सामान्य वर्गीकरण में देख रहे थे, तो हम बात कर चुके हैं। आज होगा तीसरा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। जैसे कि इसके नाम से लग रहा है, एक तो ये पूर्व दिशा में स्थित है। किसकी पूर्व में, तो राजस्थान की पूर्व दिशा में है। दूसरा मैदान है। मैदान जनरली किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो मैदानों का निर्माण, जो भी नदियां होती हैं, किसी भी क्षेत्र में जो नदियां होती हैं, वो अपने साथ, अपने बहाव के साथ कुछ अवसाद लेके आती हैं। अवसाद से मतलब होता है, जब नदियां शुरू करती हैं तो पहाड़ों पर बहुत सारी चीजें जमा होती हैं। उनमें आप पत्थर मान लीजिए, उसके अलावा मिट्टी के कण हैं, और धीरे धीरे जब पत्थर भी उसके साथ बहते हुए आते हैं, तो घर्षण के साथ वो भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से जो अवसाद लगातार जमा होता है नदी के द्वारा, उसी अवसाद के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। तो बेसिकली हम समझ गए मैदानों का निर्माण कैसे होगा। तो जहां भी नदियां अपना पानी ले जाएंगी, उस क्षेत्र में अवसाद के जमाव से, और अवसाद क्या होता है, पहाड़ों के द्वारा जो भी बहाकर लाया गया, जो भी मलबा कचरा जो भी है, उसी से मैदानों का निर्माण हो रहा है। और नदियां जो हैं वो लगातार नए नए अवसाद लाती हैं, और उस जो नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई जो मिट्टी होती है, उसका जो जमाव है परत दर परत, उसको हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। और वो बहुत उपजाऊ होती है। खेती करने के लिहाज से सबसे उपजाऊ मृदा जो है, वो हम जलोढ़ मृदा को कह सकते हैं। और इसका निर्माण कैसे हो रहा है, तो नदियों के द्वारा अवसाद के जमाव से। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा मैप से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है। पूर्वी दिशा से अपना जो तात्पर्य रहने वाला है, वो ये इस तरफ वाली दिशा, सॉरी, ये पश्चिमी दिशा है, और ये पूर्वी दिशा है, इस तरफ नॉर्थ है, और ये साउथ है। ये हमारे सामने राजस्थान का मैप है। हमने पढ़ना शुरू किया था पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से। उसके बाद हमने बात करी अरावली वाला जो भाग है उसके बारे में, और उससे जस्ट आगे
ये मान लीजिए यहाँ झुंझुनू से शुरू होकर के, और ये अरावली वाला भाग है मान लीजिए। इससे इस तरफ वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसमें ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम कहते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल ये पूर्व दिशा में है, पूर्व से नीचे मैंने ये अभी यहाँ पे किया है। इसके अलावा जो ये हिस्सा है, यहाँ पर भी मैदान का भाग है, जिसको हम कहते हैं मध्य माही का मैदान। इस जगह भी तो आप ओवरऑल विस्तार देखेंगे तो ये जगह जो है वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो ये पूरा भाग जो इस तरफ है, इस पूरे भाग को हम कहते हैं राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और इसका निर्माण हमने देख लिया। अब इसमें नदियां कहाँ से आती हैं, तो जो ये अरावली वाला भाग है, नदियों का बहाव हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ होता है। हमने देखा था अरावली पढ़ते समय कि इसकी अरावली की जो एवरेज हाइट है वो लगभग 930 मीटर है। मतलब ये ऊंचा भाग है, उठा हुआ भाग है। तो यहाँ पर नदियों का बहाव इस तरफ से हमेशा इस तरफ होता है जनरली। और इस तरफ वाली जो नदियां हैं, यानी कि यहाँ पर एक श्रेणी है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको हम कहते हैं विंध्याचल श्रेणी। और यहाँ से भी नदियों का बहाव जो है वो इस तरफ है ढाल के अनुरूप। यानी कि ये कौन सा हिस्सा हो गया राजस्थान का, तो इस तरफ पूर्व और ये दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व वाला जो भाग है, इस तरफ से नदियों का बहाव किस तरफ है, तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है। बनास का बहाव जब हम देखेंगे तो बनास इस तरफ से निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद से, और बहते हुए इस तरफ जाते हुए सवाई माधोपुर के अंदर चंबल में मिल जाती है। इसी तरह से चंबल नदी भी यहाँ चित्तौड़गढ़ की तरफ से आई और यहाँ एंटर करते हुए यूपी के अंदर जाकर के मुरादगंज में यमुना नदी में मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं हमेशा बहाव जो रहता है वो ढाल के अनुरूप रहता है। इस तरफ से नदियों ने बहना शुरू किया, इस तरफ जा रही हैं, यहाँ से नदी बह करके आई, इस तरफ जा रही है। तो ये ढाल जो है उसका भी हम अभी बात करेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल किस तरफ से किस तरफ है। और वो हम समझ किससे सकते हैं, जो भी नदियां उस क्षेत्र की हैं उनका बहाव किस तरफ है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र का ढाल किस तरफ है। चलिए तो लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, निर्माण की बात करें तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र कब बना, तो अगर भूगर्भिक इतिहास के बारे में बात करेंगे तो लगभग इसका जो निर्माण है वो हुआ हमारे जो कल्प थे। हमने कल्प के बारे में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा भूगर्भिक समय सारणी में। उसमें कल्प में से एक कल्प था सेनोजोइक या नवजीवी महाकल्प। और उसी का चतुर्थक जो कल्प है, जिसको इंग्लिश में क्वाटरनरी कहते हैं, उसी में दो कल्प दो युग थे। एक था प्लिस्टोसिन, एक था होलोसिन। तो जो प्लिस्टोसिन था या उसी के युग में, उसी के समय में मैदानी भागों का निर्माण हुआ। निर्माण कैसे हुआ, तो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में हमने अभी मैप के थ्रू बात करी है, उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे ऊपर की तरफ, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्व कैसे, तो दिशा पूर्व में है इसलिए पूर्वी। मैदान कैसे, तो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के जमाव से बनते हैं इसलिए मैदान। तो पूर्वी मैदान प्रदेश के बारे में सबसे पहली बात तो क्या है, निर्माण। निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, ये जो कल्प वगैरह के बारे में इनमें हम बात करते हैं, तो ये एक पूरा टॉपिक है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे तो जो बच्चे एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री जिन्होंने अभी पढ़ी नहीं है, उनको थोड़ा सा हो सकता है ये कल्प महाकल्प और इनके नाम जो है ना वो थोड़े भारी लगे। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो भी क्लासें हैं अपनी, उनके अंदर वो कल्प जो पढ़ाए हैं सर ने, उनके बारे में थोड़ा सा वो वीडियो देख लें, ताकि आपको ये नाम जो है वो नए नहीं लगे। तो निर्माण कब हुआ है, तो इसमें सबसे पहले नवजीवी महाकल्प, और नवजीवी महाकल्प के चतुर्थक
नवजीवी महाकल्प के चतुर्थक कल्प के प्लीस्टोसीन युग में। प्लीस्टोसीन युग में निर्माण। मैदानी प्रदेश का निर्माण कब हुआ है? तो नवजीवी महाकल्प, उसके अंदर चतुर्थक कल्प और उसके अंदर प्लीस्टोसीन युग, उसमें इसका निर्माण हुआ है। और निर्माण कैसे हुआ है? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ से या अवसाद से। अच्छा, थोड़ा सा विस्तार के बारे में बात कर लें तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो विस्तार में हम लिखेंगे, हमने अभी देखा अरावली प्रदेश से शुरू हो रहा है और उसके पूर्व की तरफ में विस्तार है। नीचे हाड़ौती की जो पठार है, हाड़ौती का दक्षिण पूर्व में जो पठार है उसके द्वारा उसकी सीमा निर्धारित की गई है। तो इसमें लिखेंगे अरावली के पूर्व में वह दक्षिणी पूर्वी पठार तक विस्तृत। जहां पर दक्षिणी पूर्वी पठार की सीमा आएगी वहां तक इसका फैलाव है और अरावली के पूर्व में है। अब इसकी एवरेज हाइट जिस तरह से हमने अरावली की देखी, लगभग जिस तरह से हमने पश्चिमी रेतीला मरुस्थल की देखी, 150 से 300 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। अरावली की 930 मीटर एवरेज हाइट है। उसी तरह से पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है उसकी एवरेज हाइट है 200 से लेकर के 500 मीटर तक। अब ये 200 और 500 इस तरह से लंबा जो रहता है रेशियो, वो क्यों बताया जाता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि नदियों का बहाव जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ है। तो 500 मीटर का मतलब है जहां से नदियों का उद्गम हो रहा है उस तरफ वाला भाग मैदानों का ऊंचा है, और जिस तरफ नदियों का बहाव जा रहा है आगे की तरफ उस तरफ मैदान थोड़ा सा नीचा है। तो इसका अनुपात जो बोलेंगे वो बोलेंगे 200 से लेकर के 500 मीटर तक। औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैदानों में बात करें तो वर्षा की जो मात्रा है वो कितनी है? तो जो अरावली वाला भाग है और यहाँ लगभग वर्षा की मात्रा समान सी रहती है, 50 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक। यानी अरावली के जो पास वाला भाग है जस्ट पास में, वहां तो है लगभग 50 सेंटीमीटर, और उससे पूर्व में बढ़ते हुए वर्षा की मात्रा बढ़ती है तो वो लगभग 80 सेंटीमीटर है। हम जलवायु का जब भी टॉपिक करेंगे तो आपको वर्षा का जो विभाजन है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे कि किस तरह से वर्षा का जो मात्रा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्या उसका रीजन है, ठीक है, किस तरह से हमारे यहाँ राजस्थान में वर्षा होती है, उन सब के बारे में हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी आपको ध्यान रखने की बात क्या है कि यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर है। अगर मिलीमीटर में आ जाए तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, यानी कि 500 से 800 मिलीमीटर। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा फिगर में। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट अगर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्या ऐसा बिंदु हो सकता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं एक विशेषता होती है इसकी, और वो क्या है? सर्वाधिक सघन बसाव वाला क्षेत्र। अब यहाँ सघन बसाव से क्या मतलब है? भाई जहां पर हम जनरली कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, कोई भी व्यक्ति हमेशा उस जगह रहना सबसे ज्यादा प्रेफर करेगा जहां रहने के हिसाब की कंडीशन है। रहने के हिसाब की कंडीशन का मतलब है जहां पानी आपको अच्छे से मिल रहा है, जहाँ ट्रांसपोर्ट आपको अच्छे से मिल रहा है, जहाँ सुविधाएं आपको अच्छे से मिल रही हैं,
बिल्कुल एक ग्राउंड है। मैदान में लोग क्यों रहते हैं? बिल्कुल एक रहने के हिसाब से आप मकान अगर बनाना चाहें तो पहाड़ी एरिया में रहना और मैदान एरिया में रहना दोनों में आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। वहाँ की कंडीशंस जो होती हैं मकान बनाने का समझ लीजिए, आने जाने के हिसाब से देख लीजिए, पानी की व्यवस्था के हिसाब से देख लीजिए, बहुत सी चीज़ों में जो है वो सबसे उपयुक्त जो कंडीशन होती है व्यक्ति के रहने के लिए, तो उसमें मैदानी भाग में होती हैं। इसीलिए पूरे राजस्थान में अगर सभी भौतिक प्रदेशों की बात करें तो सबसे सघन बसाव वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। अब इसका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3%। राउंड फिगर में ये कई बार 23% आ जाता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करें तो कितना है? 23.3%। इसके अलावा यहाँ पर जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान की संपूर्ण जो जनसंख्या है उसका 39%। अब आप देख लीजिए, जगह है 23.3%, संपूर्ण क्षेत्रफल का भाग, और जनसंख्या कितनी है? 39%। यानी कि जनसंख्या दबाव वाला जो बात है, सघन बसाव वाला जो क्षेत्र है, वो इससे आप समझ सकते हो। इसके अलावा हम बात करें और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़े हुए बच जाते हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे ढाल की, कि यहाँ की जो जितनी भी नदियां हैं, अब हम ही एक बार डिवाइडेशन कर लेते हैं किस तरह से ये बटा हुआ है, उससे आपको लगभग अंदाजा हो जाएगा कि ढाल किस तरफ से किस तरफ है। और चित्र से आप समझेंगे ना, मैप से, तो ये आपके ज़्यादा ठीक रहेगा, स्थायी दिमाग में रहेगा। हमेशा ज्योग्राफी के अंदर मैप जो है वो बना बना के पढ़ते रहें, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मैप हमारे सामने, और इसमें हम बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अरावली को थोड़ा सा सरका के बनाऊंगा उस तरफ। मान लीजिए ये अरावली वाला भाग है, हम इसको जानबूझ करके थोड़ा सा पश्चिम की तरफ बना रहे हैं ताकि हमें यहाँ स्पेस मिल जाए। अब हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी क्षेत्र की। तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए नदियों के बहाव के हिसाब से देखते हैं, तो चंबल नदी का देखें तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकल करके, और जैसे मान लीजिए इस हिस्से से निकली, उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग है वहां से इसने प्रवेश कर लिया, और ये जहां से भी गुजरेगी, जिस जिले से, राजस्थान के जिस जिले से होती हुई गुजरेगी, वहां पर मैदान का निर्माण करेगी। तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद घूमते हुए यहाँ हल्का सा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को टच करती हुए कोटा, बूंदी, यहाँ फिर उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, और ये धौलपुर वाले हिस्से से प्रवेश करते हुए बाहर निकल जाती है, और यूपी, जो कि भारत के, सॉरी, राजस्थान के पूर्व की तरफ स्थित है, वहां जाकर के यमुना में मिल जाएगी। तो ये बहाव के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग चंबल बेसिन का जो हिस्सा होगा वो लगभग इसके आसपास होगा। थोड़ा सा अंदाजा आप लगा लें, लगभग इस हिस्से में क्या होगा? चंबल का मैदान। इसी तरह से अगर राजसमंद की बात, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से देखें, तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं बनास नदी। बनास नदी राजसमंद से निकली, राजसमंद के बाद थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ का हिस्सा टच किया, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद ये अजमेर, टोंक, और सवाई माधोपुर, इस वाले हिस्से में जाकर के थोड़े, मैंने ज़्यादा ऊपर ले लिया इसको, समझाने के हिसाब से थोड़ा सा आप देख लें। जैसे मान लीजिए ये सवाई माधोपुर वाला हिस्सा है, यहाँ आकर के ये मिल गई, तो इसके आसपास का जो भी एरिया होगा वो किस में आएगा? तो ये होगा बनास बेसिन का भाग। ऊपर की तरफ जो बच गया, ऊपर से मतलब है जयपुर का, दौसा का, और भरतपुर के आसपास का एरिया, ये जो है इसको हम कह देंगे बाणगंगा का मैदान। और इसी तरह से यहाँ एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, यहाँ बांसवाड़ा से उसने प्रवेश किया, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद यहाँ डोंगरपुर की तरफ से वापस खंबात की खाड़ी की तरफ चली जाती है। इस नदी को माही कहते हैं, और यहाँ का जो मैदान होगा उसको हम नाम दे देंगे मध्य माही का मैदान। तो आपको लगभग लगभग मोटा मोटा अंदाजा आपको हो गया होगा कि
बनास का मैदान कहाँ है, चंबल बेसिन कहाँ है। अभी हम लिखेंगे कौन से जिले में किस बेसिन का विस्तार है, वो हम पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे। एक तो मैप में आप समझ लें थोड़ा सा कि चंबल का उद्गम जो होता है उससे लेकर के ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आप जो व्हाइट से बना हुआ है, ये हिस्सा आप चंबल बेसिन का कह सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ बाणगंगा का मैदान है, ये फैला हुआ। इसके बाद यहाँ जो है वो बनास का बेसिन है, और नीचे की तरफ माही। तो ये सारा डिवाइडेशन हम मैप के अंदर से करेंगे। अब हम, जैसे कि आप मैप के नाम के हिसाब से समझ चुके हो कि अच्छे बहाव देखेंगे आप, तो नदियों का जनरली इस तरफ से इस तरफ बहाव है। अब मैंने ये चित्र जो आपको बनाया है, डायग्राम जो बनाया है, उसमें बेसिकली आपको ये समझ के लिए भी है कि नदियों के बहाव के हिसाब से हम मैदान के ढाल का अंदाजा लगा लें। तो मैदान का ढाल दक्षिण, इस तरफ पश्चिम, तो उनके बीच से यानी कि दक्षिण पश्चिम से होता हुआ, और किस तरफ ढाल है, तो उत्तर पूर्व की तरफ। हालांकि नीचे की तरफ एक नदी आप देख रहे हो जो उस तरफ जा रही है। तो यहाँ थोड़ा सा इस जगह का जो ढाल है माही के मैदान का, स्पेशली मैं पूरे मैदान की बात नहीं कर रहा, जनरली जो मैदान है औसतन रूप से अगर बात करें तो उसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ही है। लेकिन माही के मैदान वाला जो भाग है उसका ढाल पश्चिम की तरफ है। किस तरफ है, पश्चिम की। देखिए यहाँ से नदी ने प्रवेश किया और इस तरफ चली गई, कहने का मतलब ये जो ढाल है ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। तो माही के मैदान का ढाल तो है पश्चिम दिशा में, और बाकी बनास, चंबल और बाणगंगा के मैदान का ढाल जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। तो लिखेंगे इसमें अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का ढाल तो ढाल किस तरफ से किस तरफ है, तो जो सामान्य ढाल है उसी का लिखेंगे हम। माही का महत्वपूर्ण बिंदु में लिख लेंगे कि माही का ढाल पश्चिम की तरफ है। अभी हम लिखेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, एवरेज जो हाइट है वो देख चुके हैं, एवरेज वर्षा की मात्रा देख चुके हैं, औसतन। इसके अलावा ढाल का देख लिया, विस्तार देख लिया, निर्माण किस समय हुआ वो देख लिया, निर्माण किस तरह से हुआ वो देख लिया। अब इसको हम मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र को नदियों के बहाव के हिसाब से 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें से 4 भाग कौन कौन से हैं। अच्छा, कुछ किताबों में हो सकता है आपको इसके 3 ही डिवाइडेशन मिले, लेकिन आपको ध्यान रखना है 4 भागों में इसको बांटना है। इसमें सबसे पहला जो डिवाइडेशन है, अगर नीचे से शुरुआत करें तो मध्य माही का मैदान, इसको माही भी लिख देता है और मध्य माही भी लिखता है। मध्य माही क्यों कह रहे हैं, हम इसको मध्य माही इसलिए कह रहे हैं, जैसे कि हमने मैप से देखा था कि माही जो नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद उसका बीच वाला जो भाग है वो राजस्थान के दक्षिण की तरफ स्थित है, और उसके बाद माही निकल करके गुजरात में खंबात की खाड़ी की तरफ निकल जाती है। इसलिए हम जो बीच का भाग है माही का वो राजस्थान में होने की वजह से इस मैदान को कहते हैं मध्य माही का मैदान। इसको माही का मैदान भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं है। सेकंड है मध्य माही के मैदान के बाद बनास बेसिन, थर्ड आप लिख सकते हैं इसमें चंबल बेसिन, और मैदानों में सबसे अगर उत्तर की तरफ चलें तो बाणगंगा का मैदान। पूर्वी मैदानी क्षेत्र को 4 तरह से हमने डिवाइड कर लिया। मध्य माही का मैदान,
बनास बेसिन, चंबल बेसिन और बाणगंगा का मैदान। अब इसमें हमने बांटा किस तरह से, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? जिस नदी का बहाव जहाँ है, एक तो नदी खुद होती है, उसके अलावा बहुत सी उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, तो उनका जो भी बहाव क्षेत्र जिस जगह है और जो भी मैदान वो बना रही हैं सब मिल करके उसको हम उस नदी के नाम के हिसाब से नाम दे देते हैं। माही के द्वारा और उसकी सहायक नदी के द्वारा बनाया गया है मध्य माही का मैदान। बनास और उसकी सहायक नदियों ने बनाया बनास बेसिन को। चंबल और उसकी सहायक नदियों ने बनाया चंबल बेसिन को। कुछ किताबों में क्या करते हैं, बनास और चंबल को एक जगह कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे की, जैसे ये बनास जो है वो चंबल में ही मिलती है सवाई माधोपुर में जाके, तो इसलिए इसको एक जगह बांटते हैं, फिर उसके बाद उसका दो डिवाइडेशन करते हैं। हमने सीधा इसको चार में बांट दिया, तो ये भी करेक्ट रहेगा। और चौथा है बाणगंगा का मैदान। और ये कहाँ कहाँ स्थित है, कौन से जिले में इनका विस्तार है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मध्यमाही का मैदान, जो हमने नंबर 1 पे लिखा था, उसी से हम शुरुआत करते हैं। इसमें मध्यमाही का मैदान कहाँ है, तो हमने देखा था राजस्थान का जो दक्षिणी वाला भाग है, जैसे मान लीजिए राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, इस तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ से माहीमती नदी ने यहाँ प्रवेश किया और इस तरफ चली गई, तो ये जो मैदान वाला क्षेत्र है राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में, उसको हम कह रहे थे माही का मैदान। तो सबसे पहले इसका विस्तार हम देख लें। तो इसमें हम लिखेंगे, पहले एक बार इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, तो माही व उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित। एक तो बच्चे जो नोट्स आपको लिखवाए जा रहे हैं ना, उनमें थोड़ा सा साफ सफाई से नोट्स लिखने का थोड़ा ध्यान रखना, लाइन टू लाइन नोट्स लिखना। हम कई बार क्या करते हैं, शॉर्ट बनाने के चक्कर में इतना शॉर्ट बना देते हैं कि दोबारा हम रिवाइज करते हैं तो हमको खुद को ही समझ में नहीं आते। तो शॉर्ट बनाओ नोट्स, लेकिन इतने ही जितने हमारे काम तो आए हैं लिखे हुए, इसलिए थोड़ा सा नोट्स को और साफ सफाई से लिखना है। माही व उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित। और बिंदु कोई भी नहीं छोड़ना है, हो सकता है किसी भी बिंदु से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। जैसे इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो जैसे किसी मैदान का विस्तार क्षेत्र पूछ लिया, भाई इस जिले में अगर पूछा जाए कि कौन सा मैदान है, तो आपको उस मैदानी क्षेत्र का नाम आना चाहिए कि ये मध्यमाही के उसमें है, बनास वाले में है, चंबल वाले में है, फिर बाणगंगा के मैदान का यहाँ पे विस्तार होगा। या फिर ढाल पूछ ले, हाइट पूछ ले, तो ये जो चीज़ें हैं जनरली, विस्तार पूछ ले कि कहाँ तक उसकी सीमा निर्धारित हो रही है, वर्षा की मात्रा पूछ ले, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो किसी मैदानी क्षेत्र से या किसी भी भौतिक प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है। तो माही व उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित, पहली बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई थी कि इसका ढाल थोड़ा सा उसके सामान्य ढाल से अलग है, तो इसका ढाल जो है पश्चिम की तरफ है। और है भी तीव्र, इसका ढाल कैसा है, तेज ढाल है, तीव्र एकदम से ढाल है। ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है। कई बार स्पेशली आपको मध्यमाही के मैदान देकर के पूछ ले कि इसका ढाल किस दिशा में है, तो आपको आना चाहिए कि इसका ढाल पश्चिम दिशा में है। और मैं वापस से बताऊंगा कि ढाल का अंदाजा हम नदी के बहाव से लगा सकते हैं। जब हम अपवाद तंत्र पढ़ेंगे ना, उसमें एक एक नदी और उसकी सहायक नदियों को बिल्कुल डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा अंदाजा उससे हो जाएगा। और नदियां अगर याद रखोगे तो ढाल आपको रटने की जरूरत नहीं है, फिर ढाल आपको नदी के हिसाब से याद रह जाएगा। चलिए अब इसका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार कौन कौन से जिले में है, एक तो बांसवाड़ा में ये नदी प्रवेश कर रही है, इसका एक तो फैलाव बांसवाड़ा में ही होगा, जहाँ से नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके अलावा बांसवाड़ा के पास ऊपर की तरफ कौन सा है, तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अगर नीचे की तरफ जाएंगे उदयपुर के पास, तो कौन सा है, डूंगरपुर। ये तीन जो मुख्य हैं जिले, इनमें तो है ही, इनके साथ ही इनके जो पड़ोसी हैं, जैसे थोड़ा सा विस्तार आप कह सकते हो उदयपुर में, थोड़ा सा विस्तार कह सकते हो सलम्बर में। तो इसमें आप
उदयपुर और सलूम्बर, ये महत्वपूर्ण कुछ जिले हैं जिनमें मध्य माही के मैदान का विस्तार है, जिनमें से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम पढ़ लेते हैं यहीं पर। फैक्ट क्या क्या है, तो मैं आपको मैप के द्वारा ही थोड़ा सा बता देता हूँ। हर एक मैदान के लिए हम थोड़ा मैप से ही देंगे। जैसे ये यहाँ पर माही के बहाव के साथ हमने माही का मैदान बना लिया। तो यहाँ जो प्रतापगढ़ वाला एरिया है, इस तरफ जिलों का थोड़ा सा का आप देखेंगे ना मैप के अंदर, थोड़ा दिमाग में एक मैप रखेंगे, तो यहाँ नीचे की तरफ है बांसवाड़ा, इसके ऊपर की तरफ इस तरफ है डूंगरपुर, और थोड़ा सा ऊपर इस तरफ है प्रतापगढ़। एक बार मैं मैप से आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें देखिए नीचे की तरफ मैंने अभी आपको बताया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जस्ट ऊपर की तरफ है प्रतापगढ़, और इस तरफ है डूंगरपुर। अब इनमें विस्तार हम देखेंगे, तो जैसे इस तरफ से माही नदी ने प्रवेश किया, इस तरफ से माही नदी ने प्रवेश किया बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा के पास बहते हुए, और डूंगरपुर के अंदर जाकर के नदी घूम करके इस तरफ चली गई। ये मान लीजिए माही का विस्तार हो गया। तो इस नदी का जो बहाव है, इसके आसपास ऊपर की तरफ देखो सलूम्बर भी है, इस तरफ भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ उदयपुर के अंदर भी इसका मैदान है, डूंगरपुर में है ही, बांसवाड़ा में है ही। तो ये सारा विस्तार है। मैंने अभी आपको बताया था बांसवाड़ा ऊपर की तरफ। अच्छा, जो इससे जुड़ी एक इस्तेलाह करती है वो क्या है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की जो सीमा है ये वाली, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो सीमा हमें दिख रही है, इस वाली सीमा पर, इस वाली सीमा पर 56 गांव कह लो या नाले कह लो, दोनों ही माने जाते हैं। कुछ बुक्स में नाले कह रखे हैं, कुछ में गांव कह रखा है। तो छोटे छोटे गांव होंगे वहां पर 56, जिनका समूह होगा, तो इसको 56 का मैदान कहा जाता है। क्या नाम है इसका, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों या गांवों का समूह है, जिसे हम कहते हैं 56 का मैदान, उनकी संख्या के हिसाब से। इसके अलावा प्रतापगढ़ की जो सीमा है, जहां पर ये नदी बह रही है माही नदी, उसकी सीमा को, तटीय भाग को काठल कहते हैं। उस एरिए को क्या नाम देते हैं, काठल। और उसी के नाम पर माही नदी का नाम भी क्या पड़ गया है, काठल की गंगा। ये दूसरा फैक्ट इससे जुड़ा हुआ। तीसरा फैक्ट अगर बात करें, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पहाड़ी एरिया है सीमा का, जैसे मान लीजिए ये वाला जो एरिया है इस तरफ, इसके सीमाई भाग में यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और उनको क्या कहते हैं, मेवल। तो ये तीन फैक्ट हमने इसके बारे में बात की। एक तो कांठल क्या है, तो प्रतापगढ़ का जो माही नदी का बहाव क्षेत्र है प्रतापगढ़ में, उसके तटीय भाग को कांठल कहते हैं, और माही को उसके नाम पर ही क्या कह दिया है, कांठल की गंगा। इसके अलावा बाढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के अंदर 56 गांवों या नदी नालों का समूह है, जिसकी वजह से इस पूरे भाग को 56 का मैदान कह दिया। और डूंगरपुर के अंदर और बांसवाड़ा के बीच में छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है, बहुत सी पहाड़ियां हैं, और उनको नाम दे देते हैं मेवल। तो ये तीन फैक्ट जो हैं इससे जुड़े हुए हम लिख लेंगे वहीं पर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कहाँ इनका विस्तार है। पहला इंपॉर्टेंट बिंदु हम लिख लेंगे कांठल। तो कांठल क्या है, प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रतापगढ़ में माही नदी के तटीय क्षेत्र का नाम क्या है, कांठल। सेकंड फैक्ट हम देख रहे थे, और वो क्या था, मेवल क्या है।
तो मेवल के अंदर हम लिख लेंगे डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा क्षेत्र में स्थित छोटी छोटी पहाड़ियां जो हैं उनको नाम क्या दे दिया गया है? मेवल। एक बार नोट करें इनको। डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा क्षेत्र में स्थित छोटी छोटी पहाड़ियां को हमने नाम दे दिया था मेवल। मेवल के बाद एक और बिंदु हमने लिखा था वो कांठल, मेवल और छप्पन का मैदान। तो ये छप्पन के मैदान क्या है? तो ये हैं बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के सीमा क्षेत्र में स्थित छप्पन गांवों, या आप इसको लिख लें नदी नालों का समूह, इसी को नाम क्या दे दिया गया है? छप्पन का मैदान। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो एरिया है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो एरिया है, मध्यमाई के मैदान वाला भाग जो है, उसमें दोनों एरियो को मिला करके वागड़ कहते हैं। वागड़ क्यों कहते हैं? तो उसका मैं थोड़ा सा फैक्ट बता दूं। वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनके बीच घाटियां हैं, छोटे छोटे मैदान भी हैं समतल, बीच में फिर पहाड़ियां आ जाती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी पहाड़ियों का एक समूह बना हुआ है और इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया है? वागड़। और उस क्षेत्र के नाम के हिसाब से वहाँ की जो बोली है उसको भी क्या कह देते हैं? वागड़ी। और जो गंगा है वहाँ की, गंगा कौन सी है? तो यहाँ की जो माही नदी है उसी को वागड़ की गंगा भी कह दिया गया है। और कांठल की गंगा भी कहते हैं। कांठल कैसे? प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र था तटीय, उसको हम कांठल नाम दे रहे थे, तो उसकी गंगा, मतलब जिस तरह से गंगा का महत्व है इसके लिए, जहाँ गंगा प्रवाहित होती है वहाँ उन क्षेत्रों के लिए गंगा का जो महत्व है, उसी और उसी तरह का उसी वजह से इसका नाम, माही का नाम भी क्या पड़ गया? तो कांठल की गंगा या वागड़ की गंगा। तो ये फैक्ट भी और लिख लें। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना इसमें, एक तो होता है वागड़, एक होता है बांगड़, वो अलग है। दोनों शब्द अलग अलग हैं। एक इस तरह से लिखा रहता है बांगड़, ये जो है वो शेखावाटी क्षेत्र को कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये वागड़ है, ये बांगड़ है, दोनों में अंतर है। वागड़ कहते हैं। इसके अलावा दो नाम और हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये दो नाम और हैं जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के ही हैं। इनको पुष्प क्षेत्र भी कहते हैं और कुमारी का खंड भी कहते हैं। पुष्प क्षेत्र तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक तो पहले से जो पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक जो वनस्पति है, वर्षा ज्यादा होती है इसलिए बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पति और उनमें फूल वाले पौधे हैं। दूसरा, यहाँ पर फूलों की खेती भी होती है। तो इन दोनों एरियो को मिलाकर के क्या कह देते हैं? पुष्प क्षेत्र। और उसका रीजन आपको समझ आ गया। दूसरा इसका नाम है कुमारी का खंड।
कुमारिका खंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बांसवाड़ा जो शहर है वो, उसके अंदर बहुत सारे टापू और उनके बीच में टापू, फिर नदियां हैं, मैदान है, उनके बीच में टापुओं का निर्माण है। तो इसी वजह से उसको, उसकी सुंदरता को देख करके उसका नाम क्या निकाल दिया है? कुमारिका खंड। तो इसमें ये फैक्ट और लिख लें। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को पुष्प क्षेत्र व कुमारिका खंड भी कहते हैं। ये दोनों ही इसके नाम हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि कुमारिका खंड या पुष्प क्षेत्र के नाम से राजस्थान के किन जिला समूह को बोला जाता है, और ऑप्शन में इस तरह से सेट कर दें। अगला इसमें देखिए, इसके अलावा बांसवाड़ा के लिए एक और है, उसमें टापू बहुत सारे हैं, तो बांसवाड़ा को टापुओं का शहर भी कहते हैं। बांसवाड़ा का दूसरा नाम क्या है? टापुओं का शहर। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, वन लाइनर फैक्ट थे, जिनसे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। उदयपुर जो, सॉरी, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको वागड़ कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को पुष्प क्षेत्र व कुमारिका खंड भी कहते हैं। बांसवाड़ा को टापुओं का शहर भी कहते हैं। जिस तरह से जिलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। वैसे ही टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड जो हम हैं, अब तक हम देख रहे थे मध्य माही का मैदान या माही का मैदान, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का सबसे दक्षिण का भाग है। दूसरा जो बिंदु है या इसका दूसरा भाग, वो है बनास बेसिन। अब अगर मैप में हम समझें, एक बार मैप से ही आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे अपने सामने राजस्थान का मैप है, और इसमें अगर जिले बांटते हुए पढ़ें तो ये राजसमंद वाला जो जिला है, यहाँ राजसमंद के अंदर कमनौर की पहाड़ियों से उद्गम हुआ। उसके बाद इसका बहाव थोड़ा सा उस तरफ से, यहाँ से शुरू होते हुए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर का थोड़ा सा भाग, टोंक, और टोंक से यहाँ सवाई माधोपुर में जाकर के ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस, ये जिन जिलों से गुजर रही है और जिनसे इनकी सहायक नदियाँ आएंगी, बनास की सहायक नदियाँ जहाँ जहाँ से आकर के मिलेंगी, उन सब जिलों को हम इसमें लेंगे। तो देखिए, राजसमंद तो है ही, भीलवाड़ा भी हो जाएगा, टोंक हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, सवाई माधोपुर में भी इसका है विस्तार, थोड़ा सा भाग इसका करौली में भी है, और नीचे की तरफ अगर देखें तो ये उदयपुर वाला जो भाग है, यहाँ पर भी इसका उत्तरी उदयपुर, उदयपुर का उत्तरी जो हिस्सा है, वहां पर भी बनास बेसिन का या बनास के मैदान का विस्तार है। बनास के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। कौन से दो भागों में? तो एक तो है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान से मतलब है मेवाड़ वाला जो एरिया है, तो उसमें उदयपुर आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में, इस तरफ वाले भाग में भी बनास के मैदान का विस्तार है। तो ये जो एरिया है ये तो आ जाएंगे मेवाड़ का मैदान में। और दूसरा इसका डिवाइडेशन होता है मालपुरा वाला, मालपुरा करौली का मैदान। तो ये आगे जाकर के जो टोंक का एरिया है वो, और सवाई माधोपुर और करौली, ये इन तीन जिलों में जो विस्तार है, इसको हम, और अजमेर में, इसको हम नाम दे देते हैं मालपुरा करौली का मैदान। तो ये बनास बेसिन के दो जगह डिवाइडेशन है। ये हमने मैप से इसको समझा। अब हम देखते हैं बनास बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ है। विस्तार से पहले हम देख लेंगे कि निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है हमें, बनास व उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित।
किसके द्वारा? बनास और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं। नदियों के बारे में हम ज़्यादा यहाँ डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनका एक सेपरेट टॉपिक हम करेंगे। तो अभी तो इतना ध्यान रखना है, बनास व उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको हम बनास बेसिन कहते हैं। विस्तार, विस्तार को हम इस तरह ना पढ़ के इसको डिवाइडेशन के बाद ही पढ़ते हैं, दो भागों में इसको बांटते हैं। बनास बेसिन भी कह सकते हैं या बनास का मैदान भी कह सकते हैं। इसको दो जगह बांट लीजिए। एक तो हो गया मेवाड़ का मैदान, जहां से इसका उद्गम हो रहा है बनास नदी का, यानी कि उसका उद्गम वाले क्षेत्र की तरफ वाला जो भाग है उसको तो हम नाम देते थे मेवाड़ का मैदान। और उसके बाद बहते हुए जो आगे जाती है उसी में नाम पड़ता है मालपुरा करौली का मैदान। ये दो इसके डिवाइडेशन हम करते हैं बनास के मैदान के, आगे की तरफ दो भाग करते हैं, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। अब मेवाड़ के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है तो यहीं पर नोट कर लेंगे हम। इसमें जिले लिखेंगे राजसमंद, उदयपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप इसको पूरा लिखेंगे, राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। कुछ इसका थोड़ा सा हिस्सा सलम्बर में भी है, लेकिन जो मुख्य मुख्य जिले हैं जहाँ पे मेवाड़ के मैदान का विस्तार अधिक है वो हम ये लिखेंगे। मालपुरा करौली का मैदान जो है वो कहाँ विस्तृत है, तो अजमेर वाला थोड़ा सा भाग जो है उसमें मान लीजिए। उसके अलावा टोंक, टोंक के अलावा करौली, करौली के अलावा सवाई माधोपुर। ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ पर मालपुरा करौली के मैदान का विस्तार है। तो बनास के मैदान को हम दो तरह से डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक मेवाड़ का मैदान जहाँ से उद्गम है उसके बाद भीलवाड़ा तक का भाग, और दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान जिसमें अजमेर, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर जो अंतिम बहाव है। अंतिम बहाव का मतलब हम बात करेंगे बनास नदी की तो कमनौर की पहाड़ियों से निकली, उसके बाद ऊपर की तरफ बहते हुए जब ये चंबल में मिल रही है तो उससे पहले के कुछ जिले, इसमें सवाई माधोपुर आ गया, करौली आ गया, टोंक आ गया, अजमेर आ गया। ये दो तरह से इसका डिवाइडेशन हमने कर लिया। अब इसके से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे हमने मध्यमाई के मैदान से जुड़े हुए देखे थे उसी तरह से बनास से जुड़े हुए कुछ बिंदु जिनसे क्वेश्चन बनने के चांस हैं, तो वो देखेंगे। एक तो क्या है, यहाँ पर बनास के जो बेसिन है उसमें एक जहाजपुर जगह है भीलवाड़ा के अंदर, और उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं खैराड़। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बनास के मैदान के किस भाग को खैराड़ क्षेत्र कहा जाता है, तो जहाजपुर भीलवाड़ा। इसके अलावा दूसरा फैक्ट एक और होता है जिसको बोलते हैं माल खैराड़, तो वो है मालपुरा करौली। ये जो मैदान है इसको नाम क्या दे देते हैं, माल खैराड़। और बेसिकली इसमें भी मालपुरा जो है उसी को क्या नाम दिया जाता है, माल खैराड़। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और जो फैक्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं बनास नदी से या बनास के मैदान से जुड़ा हुआ, इसके बारे में देखिए। ये थोड़ा सा डिवाइडेशन में ध्यान रखेंगे। जहाजपुर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र हमने मेवाड़ के मैदान के अंदर काउंट किया था, और मालपुरा करौली के मैदान जो है वो माल खैराड़ में है। अब इस मालपुरा करौली को लेकर के एक फैक्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, तो मालपुरा करौली के मैदान, ये मैदान को तृतीय पेनी प्लेन, पेनी प्लेन से मतलब होता है लगभग मैदान जैसा, लगभग मैदान जैसा। तो मालपुरा करौली के मैदान को
तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा दी गई। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। किसको? मालपुरी करौली का मैदान, ये किसका भाग है? बनास बेसिन का भाग है। और इसके मैदान के इस भाग को तृतीय पेनिप्लेन का नाम दिया गया है। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मालपुरा करौली के मैदान को तृतीय पेनिप्लेन। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? तो दी किसने संज्ञा है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखेंगे। तो ये संज्ञा दी है हेरोन ने। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे मालपुरा करौली के मैदान, या फिर आप कह सकते हैं बनास के मैदान से संबंधित। अब हम बात करते हैं इसी का तीसरा पार्ट, जिसको नाम दिया है चंबल का मैदान। तो हमने अभी मैप के द्वारा देखा था, एक बार और वापस से समझ लेते हैं। ये राजस्थान का मैप आपके सामने है। यहाँ लगभग मध्य प्रदेश के इस हिस्से से उद्गम होता है चंबल नदी का, और बहते हुए चित्तौड़गढ़ की एक जगह है चौरासीगढ़, जहाँ से ये प्रवेश करती है। ये वाले हिस्से से प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश किया। इसके बाद बूंदी और कोटा इसकी सीमा पर या इसके आसपास बहते हुए सवाई माधोपुर में, यहाँ इससे आकर के मिलती है बनास नदी। हम ये अपवाद अंतर पढ़ेंगे तब इसको और थोड़ा सा स्पष्ट पढ़ेंगे। फिर आगे इसी तरह से करौली, करौली से धौलपुर, और धौलपुर को क्रॉस करते हुए फिर यूपी में जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका ये भी जो भी जहाँ से इसका बहाव क्षेत्र गुजर रहा है उसी के आसपास इसकी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें काली सिंध, आहू, परवन, निमाच, ये हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इनमें से अब इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें हम देखेंगे तो नीचे से इसने शुरू किया था, उसके बाद यहाँ चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है, कोटा है, बाना तक भी इसका क्षेत्र विस्तृत है, सवाई माधोपुर भी है, उसके बाद करौली है, धौलपुर है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर चंबल के जो बेसिन है उसका विस्तार है। तो इसमें लिखेंगे निर्माण किससे हुआ है। तो ये तो फैक्ट सबको ध्यान में है, क्योंकि इसका नाम चंबल का मैदान है, तो चंबल वह उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। सेकंड फैक्ट इससे जुड़ा हुआ जो हमने अभी विस्तार देखा, उसमें हम देखेंगे कि चंबल का विस्तार कहाँ कहाँ है। तो शुरुआत से ही अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद या भीलवाड़ा को अपन केवल बनास में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। चित्तौड़गढ़ में ही इसका विस्तार देख लें, उसके बाद सीधा फिर बूंदी, कोटा, कोटा के बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जहाँ पर चंबल के मैदान का विस्तार है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इनमें एक विशेषता है चंबल की, इसका बहाव जो है वो इतना तेज रहता है कि वहाँ की जो मिट्टी है उसको काट करके बड़े बड़े गड्ढे, जिन्हें आप कह सकते हो बहते समय, वो ये बना देती है, गर्त बना देती है, जिनको हम अवनालिका कहते हैं। जिनको हम नाम क्या देते हैं? अवनालिका। नालियों की का जो निर्माण करती है उसको हम अवनालिका कहते हैं। और ये अवनालिका पूरे क्षेत्र में, वहाँ पूरा जितना भी बेल्ट मैंने बताया है उसमें फैली हुई है। उसकी वजह से वहाँ की जो भूमि है वो एक तरह से अप्स और डाउन वाली भूमि हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्त, उसके बाद थोड़ा सा मैदानी भाग, फिर बहुत बड़ा गर्त, उसके बाद थोड़ा फिर मैदानी भाग। तो इनकी वजह से वो जो पूरी भूमि है उसको नाम क्या दे देते हैं? तो उत्खात भूमि कहते हैं। बहुत सारी अवनालिकाओं के कारण से
उस भूमि का जो इस तरह का स्वरूप बन जाता है उसको हम नाम देते हैं उत्खात भूमि। और वो किस तरफ होगी? जहां भी चंबल का विस्तार है वहां होगी। और सबसे ज्यादा अगर विस्तार उसका देखेंगे तो सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ पर इसका विस्तार उत्खात भूमि का सबसे ज्यादा है। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे? चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है। और अवनालिका है क्या? तो बड़े बड़े जो गड्ढे बनाए जाते हैं इसके द्वारा बहते हुए। उत्खात भूमि, या इसको उत्खात स्थलाकृति भी बोल देते हैं, वेटलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं इसको। चंबल के द्वारा अवनालिका अपर्दन से उत्खात भूमि का निर्माण किया जाता है। और ये जो इस तरह की गहरी नालियां, गहरे गड्ढे, ये जो होते हैं, इनमें आराम से वहां पर जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति होते हैं चंबल के क्षेत्र में, तो वो अगर पुलिस से बचने के लिए वहां शरण लेते हैं कई बार। और पहले, अब तो आजकल तो फिर भी कम हो गए, क्योंकि इनका जो पुनर्वास है कार्यक्रम वो चलाया गया था वहाँ के डाकुओं के लिए। सरकार ने उनको मुख्य धारा से जोड़ा, उनकी सजा भी माफ की, तो उस वजह से वहाँ अब न के बराबर हैं। लेकिन पहले ऐसा था कि वहाँ पर चंबल के अंदर उस पूरे क्षेत्र में, पूरे बीहड़ क्षेत्र में, उसका स्थानीय नाम, जो अवनालिका अपर्दन से जो उत्खात भूमि बन रही है, उनसे जो नालियां बन रही हैं, उसका स्थानीय क्षेत्र में नाम क्या है? बीहड़। तो उस संपूर्ण बीहड़ क्षेत्र में चंबल के जो डाकू थे वो रहते थे, तो इसको डाकुओं की शरण स्थली भी नाम दिया जाता था। आप इसमें लिख सकते हो इसका स्थानीय नाम। जो अवनालिकाएं बनी होती हैं उनका स्थानीय नाम है बीहड़। और ये पूरा जो क्षेत्र जहां भी ये बीहड़ है उसको नाम क्या दे देते हैं? बीहड़ क्षेत्र। तो अगला इसमें फैक्ट क्या लिखेंगे कि बीहड़ क्षेत्र को डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। आपने ये कभी ना कभी सुना होगा, चंबल के डाकू। तो यहाँ पर पुलिस से छुप करके ये रहते थे, शरण लेते थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया? शरण स्थली। तो बीहड़ क्षेत्र को डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। ये इससे जुड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो हमारे लिए थोड़ा ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस मैदान को बीहड़ क्षेत्र कहते हैं, तो हम जवाब देंगे उसमें चंबल का जो मैदान है उसके द्वारा जो नालिका अपर्दन हो रहा है उसको हम नाम दे देते हैं बीहड़ क्षेत्र। इसके अलावा छोटा सा फैक्ट इससे और जुड़ा हुआ है कि किस नदी बेसिन को या किस मैदान को डाकुओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, तो उसमें भी आपका जवाब क्या होगा? चंबल। इसके अलावा एक और यह है यहाँ पर फैक्ट, जो पहाड़ियाँ हैं और जो इस तरह की भूमि है उसको यहाँ बोलते हैं डांग। करौली में डांग क्षेत्र का फैलाव भी है। पहाड़ियाँ हैं, इस तरह की अवनालिकाएं जो बन रही हैं, बीहड़ बन रहा है, उन सब एरिया को मिलाकर के क्या नाम दे देते हैं? डांग। और इसीलिए करौली का नाम क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। करौली को डांग की रानी भी कहते हैं। कहते से सीधे फैक्ट से कम क्वेश्चन बनते हैं, पर फिर भी अगर पूछ लें तो हमें ध्यान रखना है कि किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है। तो डांग चूंकि उसका विस्तार चंबल के आसपास के एरिया में होगा, तो पहले तो आपका ध्यान जाना चाहिए जो इसके बहाव क्षेत्र वाले जिले हैं उनकी तरफ। और उनमें भी किस क्षेत्र को कहते हैं? तो करौली को। इसके अलावा इसी से जुड़ा फैक्ट एक और है, और वो क्या है? डांग का राजा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो धौलपुर जिले को।
धौलपुर जिले को क्या कहा जाता है? डांग का राजा। हमने देखा डाकुओं की शरण स्थली चंबल का मैदान। इसके अलावा डांग की रानी तो करौली और डांग का राजा धौलपुर। इसी से जुड़ा एक फैक्ट जो हम दक्षिणी पूर्वी पठार में पढ़ेंगे कि अ, ये जो करौली सवाई माधोपुर इनके साथ साथ एक फोर्ट भी है, एक गड्ढा है बहुत गहरा, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले उस मैदानी क्षेत्र के समय में। तो ये हमारा लगभग चंबल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब इसी का मैदानी प्रदेश का जो अंतिम भाग है, जिसको हम नाम देते हैं नंबर 4 पर बाणगंगा का मैदान। आजकल इसको हम रुंडित नदी कहते हैं। रुंडित नदी का मतलब ऐसा है कि ये नदी जो है वो केवल उसका बहाव क्षेत्र है, नदी अपने वास्तविक अवशेष में नहीं है। उद्गम इसका पहले जयपुर जिले से था, अब चूंकि जिला अलग हो गया तो कोटपुतली बहरोड से है। उसी का एक कस्बा है विराटनगर, उससे इसका उद्गम होता है। और पहले इसका बहुत अच्छे ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल की एक कथा है कि अर्जुन के बाण के द्वारा इसका उद्गम हुआ था, तो इसलिए इसको अर्जुन की गंगा भी नाम देते हैं। लेकिन चूंकि आज इसका अवशेष है नहीं, ये केवल अवशेषी रूप में रह गई। बरसात के समय थोड़ा बहुत इसके बहाव क्षेत्र में पानी आता है। तो ये भी हम फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखें कि बाणगंगा नदी को आजकल कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? तो रुंडित नदी। हम अपवा क्षेत्र में और इसके फैक्ट जो हैं वो देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना थोड़ा सा आप माइंड में रखें। बाणगंगा का मैदान जो है वो भी मैप से एक बार समझेंगे। ये जैसे कि मैंने आपसे कहा का वो होता है कोटपुतली बहरोड वाला जो नया जिला बना है उसके विराटनगर से। तो ये जयपुर के ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर एक जिला है कोटपुतली बहरोड। ये देखिए इस तरफ, यहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद इसका बहाव आते हुए जयपुर में, जयपुर से दौसा में, दौसा के बाद यहाँ दौसा के कोने से यहाँ बहते हुए भरतपुर, और भरतपुर से ये पहले आगे जाती थी, लेकिन अभी तो हम यहाँ के राजस्थान की जो जिले जिनसे ये गुजर रही है उन्हीं से देखें। ये नदी का बहाव मैं आपको बार बार क्यों समझा रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा मैदान का विस्तार कहाँ होगा बाणगंगा के उसका थोड़ा आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले तो उद्गम वाला जो भाग है यानी कि कोटपुतली बहरोड, नीचे की तरफ जयपुर, जयपुर से आगे बहती हुई ये जाती है दौसा, और दौसा से आगे जाती है भरतपुर में। तो ये चार जो जिले हैं मुख्य रूप से, इनमें बाणगंगा के मैदान का विस्तार है। अच्छा, इसमें मैदान में हम ऐसा नहीं है कि नदी नहीं है तो मैदान भी नहीं है। मैदान तो बनाया गया है, बहुत पहले निर्मित है बाणगंगा के द्वारा। हालांकि नए जलोढ़ का निर्माण जो है, नए जलोढ़ का जमाव जो है वो नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि नदी का बहाव नहीं है। बहाव नहीं है तो नदी के द्वारा जो जलोढ़ है, जो मिट्टी है, वो लाई नहीं जा रही। तो जलोढ़ पुराना है लेकिन मैदान तो अभी भी है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले तो इसका निर्माण तो बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा इसी में बात करेंगे तो विस्तार कहाँ कहाँ है। हमने अभी उद्गम के हिसाब से जिले देख लिए थे। तो सबसे पहले कोटपुतली बहरोड, उसके बाद नीचे की तरफ जयपुर, जयपुर के पास ही जिला है दौसा, और दौसा से आगे भरतपुर। ये महत्वपूर्ण जिले हैं जहां बाणगंगा के मैदान का विस्तार है। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट जो है वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका एक अन्य नाम भी है। बाणगंगा के मैदान को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो है रोही का मैदान। ये रोही का मैदान क्या होता है, क्यों कहते हैं इसको, तो इसका मैं लॉजिक आपको बता दूं। एक्चुअल में क्या है, ऐसा मैदान जो नदी की कुछ छोटी छोटी धाराओं के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको हम जनरली नाम देते हैं रोही का मैदान। क्योंकि ये एक रुंडित नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो इनके नालों के द्वारा, इनके बहाव के द्वारा जो मैदान बनाया गया था उसी का नाम क्या निकाल दिया गया, रोही का मैदान। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे।
कि किस नदी क्षेत्र के या किस मैदानी भाग का अन्य नाम रोही का मैदान है, तो जवाब आपका होगा बाणगंगा का मैदान। इसके अलावा इनसे जुड़े हुए अगर चारों ही मैदानी जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र के जो चारों भाग हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ बिंदु और लिखे हैं हम, तो चूंकि यहाँ पर कृषि बहुत होती है, उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी खेती के मामले में अगर देखें तो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो यहाँ एक तो कृषि बहुत अच्छी होती है, खेती बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा बिंदु, ये औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र है, यहाँ उद्योगों का विकास भी हुआ है, क्योंकि नदियों में पानी की व्यवस्था है और कच्चा जो माल है उद्योगों को वो कृषि से मिल ही जाता है, इसलिए यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास हुआ है। इसी तरह से एक नाम और इसका है खाद्यान्न का कटोरा। इस पूरे क्षेत्र को, पूर्वी मैदानी क्षेत्र को खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। कटोरे से मतलब है यहाँ सबसे ज्यादा खाद्यान्न, अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा खाद्यान्न यहीं पर होता है, तो इसलिए उसका अन्य नाम क्या पड़ गया, खाद्यान्न का कटोरा। तो ये आप अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लगा करके लिख लें। फिर उसके बाद लगभग अपना मैदानी क्षेत्र वाला जो बिंदु है वो हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कंप्लीट कर लिया। इसमें कौन कौन से रह गए, तो एक तो पहला लिखेंगे हम, पूर्वी मैदानी क्षेत्र को खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। और खाद्यान्न का कटोरा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने वाले बहुत सारे अनाज खेती में उत्पादित किए जाते हैं। दूसरा, औद्योगिक रूप से संपन्न क्षेत्र है। तीसरा आप इसमें कह सकते हो, इसके बारे में शायद हम बात कर चुके हैं, सर्वाधिक जनसंख्या जमाव वाला शुरू में ही। तो ये दो बिंदु हम इम्पोर्टेंट और लिख लेंगे, जिसमें पूर्वी मैदानी क्षेत्र को खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं और ये औद्योगिक रूप से संपन्न क्षेत्र है। ये सारी जो हमारी अभी पिछले 1 घंटे से जो हमने देखा है वो एक बार लास्ट में समअप करते हैं। जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने अरावली प्रदेश को लेकर के एक ग्रीन वॉल परियोजना जो अरावली प्रदेश के टॉपिक से जुड़ी हुई थी वो रह गई थी, उसके बारे में बात की। 5 जून 2025 को डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी ने जो अरावली क्षेत्र है उसके दोनों तरफ 5 किलोमीटर की रेंज में पेड़ पौधों को लगाने की योजना एक थी। लगभग उसकी लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि पूरी लंबाई अरावली की 692 किलोमीटर है, तो उसके दोनों तरफ है, तो 692 और 692 जोड़ करके लगभग 1400 किलोमीटर की एक आइडिया था, उसमें ये लगाई जाएगी। सहारा क्षेत्र में पहले से चल रही परियोजना जो है उससे प्रेरणा लेकर के बनाई गई है। इसके अलावा हमने देखा, अच्छा इसमें एक यहीं पर कुछ बिंदु और नोट कर लें आप। एक तो इसको अरावली को सभ्यताओं की जन्मस्थली कहा जाता है। सभ्यताओं की जन्मस्थली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं, जैसे गणेश्वर हुई है, बिंगोद सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, इनका जन्म हुआ है, तो सभ्यताओं की जन्मस्थली कहा जाता है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे खनिज हैं, तो इसी का दूसरा नाम, इसको एक संज्ञा और दी जाती है, खनिजों का अजायब घर। यहाँ लगभग 81 प्रकार के या 82 प्रकार के खनिज मिलते हैं और उनमें से कुछ निकाले भी जा रहे हैं।
इसलिए इसको खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा इसका एक नाम और है, राजस्थान का योजना प्रदेश। अब इसको राजस्थान का योजना प्रदेश क्यों कहते हैं? तो राजस्थान की जनरली जो योजनाएं हैं, विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो अरावली क्षेत्र के इर्द गिर्द उससे जुड़ी हुई रहती हैं, उससे प्रभावित होती हैं, इसलिए इसको राजस्थान का योजना प्रदेश भी नाम दिया गया है। इसी तरह से हम और भी पॉइंट अगर देखना चाहें तो अरावली को एक एक संज्ञा और दी जाती है, इसको हम कहते हैं जनजातियों की शरण स्थली। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वो जनरली हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र में रहना पसंद करती है जनजातियां सारी, उनका एक अलग कल्चर होता है। तो उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर जो दक्षिणी राजस्थान वाला भाग है, यहाँ पर जनरली अरावली के क्षेत्र में बहुत सारी जनजातियां, जैसे सहरिया है, डामोर है, और भी बहुत सारी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं, इसलिए इसको जनजातियों की शरण स्थली भी कहते हैं। इसके अलावा एक इससे जुड़ा फैक्ट और है, अरब सागर को अरावली का पितामह कहा जाता है। क्यों कहते हैं, मैं भी बात करूंगा। देखिए, पितामह से मतलब होता है कि भाई जिस चीज से किसी चीज की उत्पत्ति हुई है वो उसका पिता कह सकते हैं आप। तो अरब सागर के अंदर ही ऐसा माना जाता है कि लक्षद्वीप के अंदर एक मिनिकोय द्वीप है, वहां से लेकर के और पूरी लंबाई में अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। और ऐसा भूगोलवेताओं का मानना है कि अभी भी अरब सागर के अंदर जो जलीय भाग है वहां पर किसी न किसी छोटे छोटे कटक के रूप में अरावली मौजूद है, इसीलिए इसको अरब सागर को अरावली का पितामह कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या? अरावली को सभ्यताओं की जन्मस्थली कहा जाता है, इसे खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, राजस्थान का योजना प्रदेश भी इसको कहा जाता है, जनजातियों की शरण स्थली भी कहते हैं। इसके अलावा अरब सागर को अरावली प्रदेश के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। फिर हमने देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश को, जिसमें हमने इसका निर्माण पढ़ा, नवजीवी महाकल्प का चतुर्थ कल्प और उसका प्लिस्टोसिन युग। उसके बाद नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ से निर्माण हुआ। अरावली के पूर्व में वह दक्षिणी पूर्वी पठार तक विस्तृत। ये इसकी औसत ऊंचाई है, वर्षा की मात्रा है, विशेषता इसकी क्या है, क्षेत्रफल इसका कुल कितना है। ये हमने फिर कहाँ कहाँ विस्तार है, तो ऊपर की तरफ यहाँ बाणगंगा का मैदान का विस्तार है, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये लगभग इस वाले क्षेत्र में बनास के मैदान का है। बनास के मैदान को दो तरह से बांटा गया है, एक मालपुरा करौली का मैदान है और एक मेवाड़ का मैदान है। इसके अलावा ये इस तरफ वाला भाग चंबल का मैदान है और नीचे की तरफ मध्यमाही का मैदान है। चार जगह हमने बांटा, मध्यमाही, बनास, चंबल और बाणगंगा। यहाँ बेसिन भी कह सकते हैं, इनको मैदान भी कह सकते हैं, बनास का मैदान या बनास बेसिन। इसके बाद फिर हमने हर एक मैदानी भाग जो है उनका विस्तार के बारे में समझा और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु देखे। ये देखिए, जहां भी आपको लगता है कि पॉज करने की आवश्यकता है वहां वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ये हमने लगभग सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, आज तक हम तीन जो भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे अंतिम जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, सामान्य वर्गीकरण के अंदर अंतिम भौतिक प्रदेश, और वो क्या है, तो दक्षिणी पूर्वी पठार। उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।